नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से आज की अपनी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी रहेगी, वो रहेगी यूपी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्नों की, यानी उत्तर प्रदेश में शारीरिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो प्रश्नोत्तरी रहेगी वो आप ही शामिल किया गया है। और दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 35 प्रश्नों को ही शामिल किया है, क्योंकि किसी कारणवश इससे ज़्यादा प्रश्नों को टाइप नहीं कर सका, तो इससे रिलेटेड 35 प्रश्नों के ही अपन ने शामिल किया है। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में जुड़ने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों, आज की अपनी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी या सीरीज नंबर रहेगी वो रहेगी 28। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज की इस 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में से आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं वो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहे। और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की PDF और आंसर की भी प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन करके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि डकैथलॉन की अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है। ये आपको बताना है कि दोस्तों यहाँ पे जो डकैथलॉन है, डकैथलॉन स्पर्धा की अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है, ये आपको बताना है। दोस्तों, यहाँ पे दिन से रिलेटेड नहीं पूछा गया है कि प्रथम दिन या सेकंड दिन, लेकिन यहाँ पे डकैथलॉन की अंतिम स्पर्धा कौन सी रहेगी तो वो आपको बताना है। दोस्तों, यहाँ पे डकैथलॉन में 10 स्पर्धाएं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से जो अंतिम स्पर्धा रहेगी वो कौन सी रहेगी ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा ये आपको बताना है। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी वो कैसे भी आपको प्रश्न लगते हो, चाहे वो इजी हो या आपके लेवल के नहीं हो, लेकिन ये सभी प्रश्न यूपी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में पूछे गए थे, वो आपको ध्यान रखना है। तो लगभग ऐसा ही लेवल सभी एग्जामों में रहता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 1, डकैथलॉन की अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1500 मीटर अंतिम स्पर्धा डकैथलॉन की होती है, जो दूसरे दिन के भी अंतिम स्पर्धा रहेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, प्रथम फुटबॉल विश्व कप किस देश में खेला गया है। ये आपको बताना है दोस्तों कि जो प्रथम फुटबॉल विश्व कप है ये किस देश में खेला गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप किस देश में खेला गया था, इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 2। और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो भी आपको बताना है कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप इसका आयोजन कौन से देश में किया गया था, इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा, पराग्वे, उरुग्वे, रूस या ब्राज़ील, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा जिसमें प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था, ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उरुग्वे में प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देते रहे। और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की PDF और आंसर की प्राप्त करने के लिए आप जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है ज्वाइन करके आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, कल जो अपनी सुबह 8 बजे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी वो खेल यानी प्ले से रिलेटेड रहेगी। वहाँ पे आपको कार्ल ग्रूसिया और अन्य विद्वानों से संबंधित जो खेल के प्रकार बताए गए वो इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे, तो वो भी आप क्लास जरूर लेते रहे। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी को संस्थापित करने वाला कौन था। यहाँ पे जो खेलों की जो थ्योरी है सरप्लस एनर्जी थ्योरी, या इसे अपन सरप्लस एनर्जी थ्योरी बोलते हैं, इसका संस्थापित यानी प्रतिपादक कौन रहेगा, इसको देने वाला कौन रहेगा, ये पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्नों में जो लैंग्वेज है वो जरूर बदलती है, ये भी आपको ध्यान रखना। यूपी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम से रिलेटेड ये भी लैंग्वेज सेट की गई है कि खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी को संस्थापित करने वाला कौन था, ये आपको बताना है। तो मैकडोनाल्ड, स्पेंसर, शीलर, स्टैनले हॉल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पेंसर और शीलर ने सरप्लस एनर्जी थ्योरी को स्थापित या प्रतिपादित किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताएं निम्न कारण से होती है। ये आपको बताना है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है वो किस कारण से होती है, ये आपको बताना है दोस्तों कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है वो किस कारण से होती है। यानी इनमें से वंशानुक्रम प्रभाव के कारण, पर्यावरण के कारण, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों के कारण
व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, फिनिश ग्रिप संबंधित है। ये आपको पूछा गया है कि दोस्तों ये जो टेक्निक है फिनिश ग्रिप ये किससे संबंधित रहेगी, ये आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट भी रहेगा कि फिनिश ग्रिप किससे संबंधित टेक्निक है। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो फिनिश ग्रिप टेक्निक होती है वो किससे संबंधित रहेगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सीधा सीधा इसका आंसर रहने वाला है, वो रहेगा फिनिश ग्रिप टेक्निक किससे संबंधित होती है, तो वो जेविलियन थ्रो यानी जेविलियन थ्रो जिसे अपन भाला फेंक कहते हैं, भाला फेंक से संबंधित रहेगी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिनिश ग्रिप जो टेक्निक होती है वो जेविलियन थ्रो से रिलेटेड रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, स्कैपुला अस्थि स्थित होती है। यह आपको बताना है कि स्कैपुला अस्थि यानी हड्डी कहाँ स्थित होती है और वो कौन सी है, तो स्कैपुला पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे। तो स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है, कूला में, ऊपरी पश्चिम में, टांग में या भुजा में, इसमें किस में रहेगी, यह आपको बताना है। तो दोस्तों जो स्कैपुला या अस्थि रहेगी वो किस में रहेगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये अपना जो कंधा वाला पोर्शन होता है कंधे का, इसके पीछे में यानी आगे तो रहेगी वो क्लेविकल, और जो पीछे रहने वाली अस्थि होती है कंधे में पीछे की तरफ वो पाई जाती है, वो स्कैपुला रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों तो ऊपरी पश्चिम में यानी कंधे में पीछे की तरफ जो अस्थि पाई जाती है वो स्कैपुला अस्थि रहेगी। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, गैस्ट्रोनीमियस पेशी स्थित होती है। ये आपको बताना है दोस्तों कि गैस्ट्रोनीमियस पेशी यानी मांसपेशी कहाँ स्थित होती है, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी या पेशी कहाँ स्थित रहेगी, तो पेट के ऊपरी भाग में, पैर के निचले भाग में, कंधे में, वक्ष में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं जो गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी होती है ये अपना पैर होता है, और इस पैर के ये अपना घुटना और इससे नीचे वाला जो पैर होता है तो यहाँ पे पाई जाती है वो गैस्ट्रोनीमियस यानी पिंडली में पाई जाने वाली मांसपेशी रहेगी, वो रहने वाली है गैस्ट्रोनीमियस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पैर के निचले भाग में गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी या पेशी पाई जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करते रहे, और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की पीडीएफ और आंसर की प्राप्त करने के लिए जो कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 8, अंतराल प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई, यह आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो अंतराल प्रशिक्षण विधि है यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे अंतराल प्रशिक्षण विधि जिसे अपन इंग्लिश में इंटरवल ट्रेनिंग मेथड बोलते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो प्रतिपादक रहेगा वो कौन रहेगा, R.E. मॉर्गन, W. ग्रेसलर, E.V. एकन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा W. ग्रेसलर। ये अंतराल यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के दो प्रतिपादक या विकसित करने वाले रहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 रहेगा दोस्तों, पैराइटल अस्थि स्थित होती है। यहाँ पे दोस्तों पैराइटल अस्थि यानी हड्डी, और वो कौन सी है, तो पैराइटल ये कहाँ स्थित होती है ये पूछा गया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने ये सोच रखा है कि जो प्रश्न जो उत्तरी में जो प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं वो आपके लेवल से कमज़ोर है या कम लेवल के हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पे सीधा सीधा आपको बता दूं कि ये प्रश्न यूपी फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही प्रश्न लगभग सभी एग्जामों में पूछी जाती है, तो ये कोई लेवल से रिलेटेड इशू नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको तैयारी पे ही ध्यान रखना है। तो पैराइटल अस्थि कहाँ स्थित होती है, खोपड़ी में, रीढ़ की हड्डी, हाथ में, पाँव में, इनमें से कौन सा रहेगा, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9, खोपड़ी में जो हड्डी रहेगी वो पैराइटल अस्थि कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये खोपड़ी का पीछे का भाग यानी कनपट्टी वाला भाग बनाती है, साइड में जो कनपट्टी का भाग होता है खोपड़ी में, ये कनपट्टी का भाग बनाने वाली जो पैराइटल रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य है, ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे जो ट्रांजिशन अवधि है, इस ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य क्या होता है ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताऊँ, जो ट्रांजिशन अवधि का मतलब होता है संक्रमण काल, ये भी आपने सुना होगा
संक्रमण काल, जिसे अपन पीरियोडाइजेशन लेसन के अंदर ध्यान रखते हैं, पीरियोडाइजेशन जो पढ़ेंगे उसमें ट्रांजिशन अवधि, ट्रांजिशन फेज रहेगा, वो इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो सुपर कंपेंसेशन, मनोरंजन, प्रदर्शन का स्थिरीकरण या सामान्य स्थिति में आना, ये इसमें से कौन सा आंसर रहेगा जो ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य रहेगा। तो प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों सामान्य स्थिति में आना, ये ट्रांजिशन फेज का या ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य होता है, यानी वापस रिकवरी, बॉडी का वापस रिकवरी होना ये रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ट्रांजिशन अवधि का कारण या लक्ष्य रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है, ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे। जो जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा कहलाएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि निम्न में से कौन सा जीवन का बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है, यानी क्रोमोसोम, सेल, पेशी तंतु या जीन, इनमें से कौन है जो जीवन यानी शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो जी हाँ दोस्तों सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा सेल। यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा तो जीवन का बॉडी बिल्डिंग यानी सेल यानी कोशिका वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन शरीर का निर्माण होता है वो कोशिका जीवन का बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहलाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, रिलीज एवं रिवर्स तकनीक संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों जो पूछी गई है वो टेक्निक पूछी गई है, रिलीज और रिवर्स, ये तकनीक यानी टेक्निक किससे संबंधित रहेगी, इंपॉर्टेंट पूछा गया है दोस्तों कि रिलीज एवं रिवर्स तकनीक संबंधित किससे रहेगी, ये आपको बताना है। तो शॉर्टपुट, जेवलिन थ्रो, तैराकी या बेसबॉल, इनमें से किससे संबंधित रहेगी रिलीज एवं रिवर्स टेक्निक, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा शॉर्टपुट, यानी गोला फेंक से रिलेटेड रिलीज एवं रिवर्स टेक्निक उपयोग की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, और दोस्तों कल अपनी इंपॉर्टेंट क्लास 8 AM पर रहने वाली है, वो रहेगी दोस्तों प्ले यानी खेल से संबंधित, जिसमें अपन अनेक विद्वानों द्वारा बताए गए खेलों के प्रकार पढ़ेंगे। तो कल अपने 8 बजे आप क्लास में जुड़ना सुनिश्चित रहे और अपनी तैयारी को शानदार और जानदार बनाने में भी आप कोई कसर नहीं छोड़े। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 रहेगा किस देश में वॉलीबॉल का खेल शुरू हुआ, ये आपको बताना है कि वॉलीबॉल का जो गेम है वो किस देश में शुरू हुआ, ये पूछा गया है दोस्तों। ये भी प्रश्न यूपी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम से रिलेटेड पूछा गया है। तो खेल के जो बेस फाउंडेशन जो देश होते हैं जहाँ से खेल का जन्म होता है उससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो किस देश में वॉलीबॉल खेल का शुरू हुआ ये आपको बताना है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर रूस, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। तो प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वॉलीबॉल खेल का जो शुरू हुआ था वो रहेगा दोस्तों यूएसए, ये आपको ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला अपना प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट निर्मित किया गया था, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ल्यूसिन बोहा द्वारा, थॉमस क्यूरेटेन, हार्वर्ड द्वारा या फिर शेरबेंट द्वारा, इनमें से कौन है जिसने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को निर्मित या प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 14 इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो दोस्तों वो रहेगा ल्यूसिन बोहा, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माणकर्ता या प्रतिपादक रहने वाला है वो रहेगा ल्यूसिन बोहा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, और आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रकट करते रहे। और अगर आपको प्रश्नोत्तरी से संबंधित अगर प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करवाना भी नहीं भूलें। और प्रतिदिन की क्लासों से रिलेटेड आंसर की और प्रश्नोत्तरी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 15, PIB। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है PIB जिसे अपन प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड भी बोलते हैं। तो PIB किससे संबंधित है ये आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिक इंडिकेटर किससे संबंधित है, ऊंची कूद, लंबी कूद, शूटिंग या बास्केटबॉल। प्लास्टिक इंडिकेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है ये पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहने वाला वो रहेगा दोस्तों
लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद से रिलेटेड रहेगा वो रहने वाला है प्लास्टिक इंडिकेटर। और ये किस में काम आता है तो दोस्तों ये जजमेंट चेक करने में, फाउल के जजमेंट चेक करने में काम आने वाला है वो प्लास्टिक इंडिकेटर रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण होता है। यहाँ पे दोस्तों डिस्कस थ्रो में जो सेक्टर का कोण कितना रहेगा वो पूछा गया है। डिस्कस थ्रो जिसे अपन बोलते हैं तस्तरी फेंक, तो इसके अंदर जो सेक्टर का कोण है वो सेक्टर का कोण कितना रहने वाला है ये कोण पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे जो ये एंगल है ये कितना रहेगा, तो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा 34.92 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों डिस्कस थ्रो जिसे अपन तस्तरी फेंक बोलते हैं, डिस्कस थ्रो में 34.92 यानी 92 डिग्री के लगभग रहेगा, वो रहेगा सेक्टर का कोण। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर 34.92 डिग्री। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न लेने वाला अपना प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, हॉकी गोल के बैक बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है ये पूछा गया है दोस्तों। जो हॉकी गोल होती है उसके जो बैक बोर्ड की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो हॉकी का जो गोल पोस्ट होती है इसके जो पीछे, यहाँ पे पीछे की तरफ बैक बोर्ड लगा हुआ होता है जिससे जाकर बॉल टकराती है, तो इस बैक बोर्ड की ऊंचाई कितनी रहती है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 17 और इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 24 इंच, 18 इंच, 12 इंच, ये 10 इंच। तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, हॉकी में जो बैक बोर्ड की ऊंचाई रहने वाली है वो रहेगी 18 इंच। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 18 इंच। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे प्रमुख ग्रंथि कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे जो ग्रंथियाँ दी गई है उनमें से जो प्रमुख ग्रंथि है वो किसे कहा जाएगा। इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, यहाँ पे पूछा भी जा चुका है तो आगे भी रिपीट हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों यहाँ में जो प्रमुख ग्रंथि कौन सी रहेगी, थायराइड, पीयूष, अग्नाशय या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, प्रमुख ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि जिसे अपन दूसरे नाम में मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे तो पीयूष ग्रंथि वो ग्रंथियों में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि रहेगी जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, पुरुष भाले का भार कितना होता है ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे पुरुष के अंदर जो भाला होता है, पुरुष वर्ग में भाला यानी जेवेलियन होता है, इसका भार यानी वजन कितना होता है ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे जो पुरुष वर्ग में जो भाला जिसे अपन जेवेलियन बोलते हैं, इस जेवेलियन का वजन कितना रहेगा दोस्तों ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 19 में 600 ग्राम, 400, 800 या 900 ग्राम इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। पुरुष में भाले का जेवेलियन का भार कितना होता है, तो प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 800 ग्राम पुरुष वर्ग में भाला या जेवलिन का भार या वजन रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो 35 में से आप स्कोर जरूर लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों, नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 30 टीम है तो कितने मैच खेले जाएंगे ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे प्रतियोगिता कौन सी है तो वो नॉकआउट है और इस नॉकआउट टूर्नामेंट में टीम है 30। यहाँ पे ध्यान रखना है 30 टीमों में कुल कितने मैच खेले जाएंगे ये आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, अगर आपने इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस पर जाकर आप ऐसी क्लासों को आप देख सकते हैं और ऐसे प्रश्नों का आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 30 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला रहेगा दोस्तों n-1। वो नॉकआउट में कुल मैच निकालने का फॉर्मूला होता है और इसका मतलब हुआ 30 में से 1 घटाएंगे तो अपन 29 टोटल मैच रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों टोटल 30 मैचों में नॉकआउट प्रतियोगिता में 29 मैच रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, राधा मोहन कप संबंधित है ये आपको बताना है कि दोस्तों जो राधा मोहन कप टूर्नामेंट है ये किस खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, राधा मोहन कप टूर्नामेंट या संबंधित कप है जो किससे रिलेटेड रहेगा, गुड़दौड़ से, पोलो से, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग या फिर फुटबॉल से, इनमें से किससे राधा मोहन कप का संबंध रहता है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पोलो से रिलेटेड रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। पोलो से रिलेटेड जो ट्रॉफी या कप है वो राधा मोहन कप होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों,
डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे जो डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी, इसका संबंध किस खेल से है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे जो डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी, ये किससे संबंधित रहेगी, तो फुटबॉल से, हॉकी से, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा जिसमें डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, फुटबॉल में डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी का आयोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिलेटेड रहेगी दोस्तों फुटबॉल से बीसी रॉय ट्रॉफी। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड अगर आप पीडीएफ और आंसर की प्राप्त करना चाहते हैं, जो कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसको आप ज्वाइन करके आसानी से पीडीएफ और आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, पिरामिड प्रतियोगिता निम्न में से किस संवर्ग में आती है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा गया है प्रश्न। तो पिरामिड प्रतियोगिता, यहाँ पे पिरामिड प्रतियोगिता है वो किस संवर्ग में या किस टूर्नामेंट में आती है, किस प्रतियोगिता में आती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट रहेगा और ईजी भी रहेगा दोस्तों। पिरामिड प्रतियोगिता किस संवर्ग में आती है, तो लीग में, नॉकआउट, चैलेंज या संयुक्त प्रतियोगिता, इनमें से किस में रहेगी दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों चैलेंज या चुनौती प्रतियोगिता, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर रहेगा दोस्तों चैलेंज या चुनौती प्रतियोगिता से रिलेटेड वो पिरामिड प्रतियोगिता रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, 400 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती है, ये आपको बताना है दोस्तों। जो 400 मीटर की बाधा दौड़ है, हैडल रेस है, इसमें एथलीट को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ेगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो 400 मीटर की जो राउंड होता है, इस 400 मीटर राउंड में कितनी बाधाएं पार करनी पड़ेगी, ये आपको बताना है। कितने हैडल जंप उसको दौड़ने पड़ेंगे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर रहेगा 400 मीटर दौड़ में कितनी बाधाएं रहने वाली है, वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 10 बाधाएं वो उसको पार करनी पड़ेगी, तब कंप्लीट 400 मीटर दौड़ मानी जाएगी। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है, जो इनमें से जो खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो कौन सा नहीं रहेगा, वो आपको बताना है दोस्तों इनमें से। तो विशिष्टता का सिद्धांत, अतिभार का सिद्धांत, निजता का सिद्धांत या रुकने व चलने का सिद्धांत, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा जिसमें खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो रहेगा रुकने व चलने का सिद्धांत। ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड सिद्धांत नहीं रहेगा, ये खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज की जो प्रश्नोत्तरी में जो 35% सेलेक्ट किए गए हैं, वो यूपी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, वो सिलेक्ट किए गए हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 26, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया, ये आपको बताना है दोस्तों। जो भारत में जो दूसरी बार, यहाँ पे दूसरी बार पूछा गया है, वो एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में किया गया था, वो फर्स्ट एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे एशियाई खेल पूछे गए हैं, उसका आयोजन कब किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। 2010, 1951, 1982 या 1984। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 1982 में दूसरे एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। वो रहेगा 90वें क्रम के, वो भी आपको ध्यान रखना है, 90 नंबर के या 90वें क्रम के एशियाई खेल थे। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में आप कितना स्कोर अचीव कर पाते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप शेयर करते रहें। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि कहलाती है। यहाँ पे दोस्तों पेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि होती है या किसी मांसपेशी में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो पेशी होती है, मांसपेशी होती है, इसकी मोटाई में जो वृद्धि हो जाती है, मोटाई के अंदर जो वृद्धि रहेगी वो क्या कहलाती है, ये पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, जो मांसपेशी की या जो पेशी फाइबर की मोटाई में जो वृद्धि होती है उसे हाइपरट्रोफी, हाइपरेक्सिया, इन्फ्लेक्शन या एंडोमॉर्फी, इनमें से क्या कहेंगे। तो प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों हाइपरट्रोफी। वो मांसपेशी की मोटाई में वृद्धि या पेशी फाइबर में वो जो मोटाई में वृद्धि होती है वो कहलाती है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों,
सिट एंड रन, सिट एंड रीच टेस्ट मापता है। यहाँ पे दोस्तों जो सिट एंड रीच टेस्ट, यहाँ पे सिट एंड रीच टेस्ट है वो क्या मापता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों सिट एंड रीच टेस्ट हैमस्ट्रिंग और पीठ की लचीलापन को मापता है, पेट की ताकत, कंधे की लचीलापन, पेट की हाइपर एक्सटेंशन, इनमें से किसको रहेगा जिसकी मेजरमेंट यानी मापने का काम सिट एंड रीच टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो हैमस्ट्रिंग और पीठ की लचीलापन यानी हैमस्ट्रिंग और जो बैक जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका मापन रीच एंड सिट टेस्ट के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 रहेगा स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता क्या कहलाती है। यहाँ पे दोस्तों स्थिर अवस्था से यानी स्टेबिलिटी पोजीशन से लेकर अधिकतम गति मैक्सिमम स्पीड प्राप्त करने की योग्यता रहेगी वो क्या रहेगी, यानी सबसे पहले इसमें स्थिर अवस्था में रहेगा और फिर उसके बाद में मैक्सिमम स्पीड के लिए या अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो क्या कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्सेलरेशन योग्यता, मूवमेंट योग्यता, लोकोमोटरी योग्यता या रिएक्शन योग्यता, इनमें से कौन सी एबिलिटी रहेगी। तो स्थिर अवस्था से मैक्सिमम स्पीड प्राप्त करने के लिए वो रहेगी दोस्तों एक्सीलरेशन योग्यता, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 29 एक्सीलरेशन योग्यता। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों। शब्द फ्यूजीफॉर्म किससे संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों शब्द फ्यूजीफॉर्म किससे संबंधित रहेगा ये आपको बताना है। शब्द फ्यूजीफॉर्म किससे संबंधित रहेगा, इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पर्सन भी है। तो हृदय पेशी, चिकनी पेशी, अस्थि पेशी, तो इसमें से किससे संबंधित रहेगा। तो प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों चिकनी पेशी। और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों यहाँ पे अस्थि से रिलेटेड, अस्थि पेशी से रिलेटेड भी ये रहता है, लेकिन अगर दोनों में होता है तो वो चिकनी पेशी में सबसे पहले, और अगर सिंगल ऑप्शन होता है तो वो अस्थि पेशी से रिलेटेड फ्यूजीफॉर्म रहेगा। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों। 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ में कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती है, ये पूछा गया है दोस्तों। 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ में कितनी बाधाएं, यहाँ पे कितने हैडल पार करने पड़ेंगे, कितनी बाधाएं पार करनी पड़ेगी, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 30-31 भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा रहेगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 30-31, 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ में कितनी बाधाएं पार करनी पड़ेगी, तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 28 + 7 यानी टोटल 35 बाधाएं पार करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और 35 में से 28 बाधाएं वो हर्डल जंप और 7 बाधाएं वो वाटर जंप रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों। स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, यानी खुद के द्वारा खुद सीख सके, खुद को मोटिवेट कर सके, ऐसा कौन सा प्रभावी तरीका है जो खुद के द्वारा देख कर ही सीख सके। इनमें कौन सा आंसर सही रहेगा, कार्यविधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि। तो प्रश्न नंबर 32 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अवलोकन विधि के द्वारा सबसे अच्छा सीखा जाता है, यानी खुद का ही खुद अवलोकन करके अपनी कमियों को दूर करके अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33, क्रियाशील शक्ति को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्रियाशील शक्ति को क्या कहा जाता है वो पूछा गया है, यानी इसमें जो कार्य करती हुई रहेगी वो शक्ति कौन सी रहेगी, क्रियाशील शक्ति इसमें किसको कहेंगे। तो आइसोमेट्रिक शक्ति को, आइसोटोनिक शक्ति को, अब्सोल्यूट शक्ति या आइसोकाइनेटिक शक्ति, इनमें से कौन सी क्रियाशील शक्ति कही जाती है यह आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे यूपी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न लाए गए हैं और इनमें जो प्रश्नों का फॉर्मेशन है वो भी चेंज कर दिया गया है। तो यानी इनमें जो भाषा का इस्तेमाल है वो अलग तरीके से किया गया है, शब्दों का इस्तेमाल अलग तरीके से किया गया, तो वो भी आपको सोच समझ कर ही ऐसे प्रश्नों का आंसर देना है। तो प्रश्न नंबर 33 क्रियाशील शक्ति को कहा जाता है तो इसे आइसोटोनिक शक्ति कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो गतिशील होती है उसे क्रियाशील बोलेंगे, तो आइसोटोनिक गतिशील होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों। शब्द थपथपाना किससे संबंधित है, ये आपको पूछा गया है कि जो शब्द है थपथपाना ये किससे संबंधित रहेगा। इजी है दोस्तों, अगर आपने थोड़ा सा भी
इससे रिलेटेड फैक्ट पढ़े हैं तो वो इजी रहेगा। तो तैराकी, मालिश या कुश्ती या जूडो, इनमें से किससे रिलेटेड थपथपाना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो प्रश्न नंबर 34 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। वो मालिश से रिलेटेड वो थपथपाना शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी टेपोटमेंट जो मसाज रहेगी वो थपथपाना शब्द में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 35। और दोस्तों कितने प्रश्नों का आपने 35 में से जवाब दिया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहे। लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता के पूर्व आहार में अधिकतम होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों जो टूर्नामेंट से पूर्व की बात की गई है, पहले की जो आहार लेते हैं उसमें अधिकतम मात्रा किसकी होनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 35 में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज लवण, इनमें से किसकी मात्रा प्रतियोगिता से पूर्व जो आहार लिया जाता है उसमें होती है, ये पूछा गया है। तो प्रतियोगिता से पूर्व जो आहार लिया जाता है उसमें जो मात्रा सबसे ज़्यादा रहेगी वो रहने वाली है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार अपन ने 35 प्रश्नों का एनालिसिस किया है और इसमें से आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और कल अपनी 8 AM पर इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, वो रहने वाली है खेल यानी प्ले से रिलेटेड, वो भी आपको ज़रूर लेना न भूले। तो आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 8 AM पर फिर से एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।